Assalamualaikum, Namaste, Sat Sri Akal and hello. Thank you for joining in और congratulations अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने में पहला कदम उठाने पर। मैं हूँ गुलनाज, फाइनेंशियल फ्रीडम के इस सफ़र में आपकी नंबर 1 सपोर्ट। HLLQP सीरीज़ के एथिक्स और प्रोफेशनल प्रैक्टिस कोर्स में खुशामदीद। इस मॉड्यूल के 4 चैप्टर्स हैं और हम मिलके इस सीरीज़ को आसान तरीके से समझेंगे ताकि आपको एथिक्स एंड प्रोफेशनल एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में पास करने में कोई मुश्किल ना हो और आपकी कामयाबी के रास्तों में कोई रुकावट ना आए। तो चलते हैं चैप्टर 1 की जानिब। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्राइवेसी और एंटी स्पैम लेजिस्लेशंस के बारे में। फिर बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की, जिसके बाद अगला टॉपिक होगा क्रिमिनल कोड और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। फिर हम बात करेंगे नेशनल टू नॉट कॉल लिस्ट और पब्लिक प्रोग्राम्स और इंश्योरेंस के बारे में। और आखिर पर बात करेंगे इंश्योरेंस एग्रीमेंट की लीगल वैल्यू के बारे में। प्राइवेसी और एंटी स्पैम लेजिस्लेशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेसी की, जो आजकल की डिजिटल दुनिया में बहुत अहमियत रखती है। आपने शायद पीपेडा का नाम सुना होगा, यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एक्ट। ये बहुत सादा बात है। एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर हमें अपनी क्लाइंट्स की ज़ाती मालूमात की हिफाजत करनी होती है। हम सिर्फ वही मालूमात जमा कर सकते हैं जो ज़रूरी हो, और जब उनकी ज़रूरत ना रहे तो हमें इन्हें एहतियात से डिस्कार्ड करना होता है। जैसे आप ख़जाने की हिफाजत करते हैं, वैसे ही हमें क्लाइंट्स की मालूमात की हिफाजत करनी होती है। इसके साथ ही कैनेडियन एंटी स्पैम लेजिस्लेशन भी अहम है। इस कानून के तहत आपको किसी को कमर्शियल ईमेल भेजने से पहले उनकी इजाज़त लेनी होती है। जैसे आप किसी के दरवाजे पर नॉक करके अंदर आने की इजाज़त लेते हैं, वैसे ही ईमेल भेजने से पहले भी इजाज़त ज़रूरी है। और हर ईमेल में एक आसान अनसब्सक्राइब बटन होना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई आपकी फहरिस्त से निकलना चाहे तो उनके लिए आसान हो और आपको 10 बिजनेस डेज़ में उन्हें हटाना होगा। तो प्राइवेसी और एंटी स्पैम लेजिस्लेशंस पर ये मालूमात यूज़फुल लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव कंटेंट पा सकें। ह्यूमन राइट्स। अब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, जो बहुत अहम है। कनाडा में लेजिस्लेशंस मौजूद हैं जो लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से बचाते हैं, चाहे वो जेंडर, रिलीजन, एज या किसी और चीज़ की बुनियाद पर हो। इंश्योरेंस एजेंट को हमेशा जस्टिस और रिस्पेक्ट से काम लेना होता है। कैनेडियन ह्यूमन राइट्स एक्ट और प्रोविंशियल लेजिस्लेशंस के तहत इंश्योरेंस एजेंट के लिए अनजस्ट बिहेवियर अपनाना मना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्लाइंट लाइफ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेशन देता है तो आप उसे रेस या जेंडर की बुनियाद पर इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इंश्योरेंस में बाज़ हालात में फ़र्क किया जा सकता है, लेकिन वो भी जायज़ बुनियाद पर होना चाहिए, जैसे उम्र या सेहत के फैक्टर्स। एक एग्जाम्पल जो एज या सेहत की बुनियाद पर वैलिड डिस्क्रिमिनेशन की हो सकती है। अगर एक 60 साल का शख्स लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे 30 साल के एप्लीकेंट के मुकाबले में ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर सकती है। इसकी वजह यह है कि उम्र के साथ हेल्थ इश्यूज़ और रिस्क ऑफ डेथ बढ़ता है, जो कि इंश्योरेंस प्रीमियम्स तय करते वक्त एक जायज़ फैक्टर होता है। इसी तरह अगर एक एप्लीकेंट को पहले से हार्ट डिजीज़ जैसा कोई मर्ज़ है तो इंश्योरेंस कंपनी या तो प्रीमियम बढ़ा सकती है या फिर उस मर्ज़ के लिए कवरेज एक्सक्लूड कर सकती है। ये फैसले एक्चुएरियल असेसमेंट्स के ज़रिए होते हैं और रिस्क को इवैल्यूएट करके किए जाते हैं, जो कि अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव और जायज़ बुनियाद पर होते हैं। इसलिए अगर कोई पूछे कि उनका प्रीमियम ज़्यादा क्यों है तो आपको ये बात साफ और ईमानदारी से समझानी होगी। ट्रांसपेरेंसी रैपिड एंड ट्रस्ट पैदा करती है और रैपिड ही इंश्योरेंस के प्रोफेशन में कामयाबी की बुनियाद है। क्या आपको भी कभी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्रिमिनल कोड और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अब हम आते हैं एक एक्सट्रीमली सीरियस टॉपिक पर, क्रिमिनल कोड और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लेजिस्लेशंस पर। एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर हम बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं और बदकिस्मती से कुछ लोग इस निज़ाम को गलत तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। धोखाधड़ी, जैसे कि झूठे दावे करना, क्रिमिनल कोड के तहत जुर्म है और इसकी वजह से भारी जुर्माने
या जेल की सज़ा भी हो सकती है। ये ही नहीं, कनाडा का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्ट यानी PCMLTFA भी इसमें बड़ा किरदार अदा करता है, ताकि मुजरिम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को अपने काले धन को सफ़ेद करने के लिए इस्तेमाल ना कर सकें। एजेंट के तौर पर हमें सस्पिशियस लेन देन को देखना और रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई गैर मामूली ट्रांजैक्शन नज़र आए तो इसे फिनट्रैक को ज़रूर रिपोर्ट करें। फ़िक्र ना करें, आपको जासूस बनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको ख़बरदार रहना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दिन जॉन, जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट है, उसने देखा कि उसके नए क्लाइंट मिस्टर के ने लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते वक्त अपना बैंक स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शंस थे, हर महीने हज़ारों का विड्रॉल और डिपॉजिट। अब जॉन को ये सस्पिशियस लगा, इसलिए उसने फिनट्रैक को रिपोर्ट किया। फिनट्रैक ने जांच शुरू की, जिससे एजेंसी किसी पोटेंशियल लीगल इशू से बच गई। जॉन को ये फैसला दिखाता है कि इंश्योरेंस एजेंट्स का रोल सिर्फ पॉलिसीज़ बेचना नहीं, बल्कि अपने क्लाइंट्स और एजेंसी को प्रोटेक्ट करना भी है। क्या आपने कभी किसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को देखा है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। नेशनल डू नॉट कॉल लिस्ट यानी DNCL। कभी आपको रात के खाने के दौरान कोई परेशान कुन टेलीमार्केटिंग कॉल आई? हाउ अनोइंग, राइट? तो आपके क्लाइंट्स को भी ये पसंद नहीं, इसीलिए नेशनल डू नॉट कॉल लिस्ट मौजूद है। अगर कोई अपना नंबर रजिस्टर करता है तो इसका मतलब है प्लीज़ मुझे कॉल ना करें। एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर आपको इसका एहतराम करना चाहिए। अगर आप खुद टेलीमार्केटिंग कॉल्स कर रहे हैं तो DNCL में अपना इंदराज कराना ज़रूरी है। और अगर आप किसी दूसरे को कॉल करने का इरादा रखते हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप DNCL की लेजिस्लेशंस पर अमल करें। कोई भी इंसान स्पैम को पसंद नहीं करता, इसलिए जब आप क्लाइंट से रब्ता करें तो DNC लिस्ट का ध्यान रखें। पब्लिक प्रोग्राम्स और इंश्योरेंस। अब बात करते हैं कुछ अहम पब्लिक प्रोग्राम्स की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के साथ काम करते हैं, जैसे कि कनाडा पेंशन प्लान, ओल्ड एज सिक्योरिटी और गारंटीड इनकम सप्लीमेंट। ये प्रोग्राम्स कैनेडियन सिटीजन्स के लिए एक बुनियादी सेफ्टी नेट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्परेरी इनकम के ज़रिए हैं। एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर आपका काम ये है कि आप क्लाइंट्स को समझाएं कि किस तरह लाइफ इंश्योरेंस, RRSPs या एन्युइटीज़ इन प्रोग्राम्स के साथ उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बेहतर बना सकते हैं। क्लाइंट्स अक्सर इस इंफॉर्मेशन से नावाकिफ़ होते हैं, इसलिए इंश्योरेंस एजेंट यानी आपकी एडवाइस की बहुत अहमियत होती है। इंश्योरेंस में एग्रीमेंट की कानूनी वैल्यू। आखिरी सेक्शन है इंश्योरेंस में एग्रीमेंट की कानूनी वैल्यू का। ये आपके काम की बुनियाद है। एक एग्रीमेंट उस वक्त तक लीगली जायज़ नहीं होता जब तक क्लाइंट के पास एग्रीमेंट करने की कानूनी एबिलिटी ना हो। इसका मतलब है कि उन्हें अपने होश में होना चाहिए और लीगल एज ऑफ मैच्योरिटी पर होना चाहिए। कनाडा में 16 साल और इससे ज़्यादा उम्र के लोग इंश्योरेंस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर्स कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर क्लाइंट ने कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई या गलत इन्फॉर्मेशन दी तो इसका एग्रीमेंट ख़त्म हो सकता है या इसके क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है। ईमानदारी और मुकम्मल डिस्क्लोजर हर क्लाइंट के साथ बातचीत में अहम है और क्लाइंट्स को भी सच्चाई और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। और ये रही पूरी बात। हमने चैप्टर 1 को बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है। प्राइवेसी लेजिस्लेशंस, ह्यूमन राइट्स, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लेजिस्लेशंस, डू नॉट कॉल लिस्ट, पब्लिक प्रोग्राम्स और एग्रीमेंट की कानूनी वैल्यू। याद रखें, ये नॉलेज ना सिर्फ आपको प्रोविंशियल एथिक्स एग्ज़ाम पास करने में मदद देगा, बल्कि आपके इंश्योरेंस करियर में ईमानदारी और आप पर ट्रस्ट भी बढ़ाएगा। मज़ीद सीखने के लिए हमारे साथ रहिए और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप बाकी चैप्टर्स आसानी से ढूंढ सकें। और याद रहे, ओलिवर्स वेबसाइट पर जाकर चैप्टर 1 का क्विज़ ज़रूर कंप्लीट करें। ये क्विज़ ना सिर्फ आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा बल्कि आपको अगले चैप्टर के लिए तैयार भी करेगा। आपकी तैयारी ही आपकी कामयाबी है।